का चुनाव खत्म, कैंपेन खत्म, शी इज ऑल खत्म फ्रॉम यूपी। उत्तर प्रदेश की महिलाएं प्रियंका गांधी को ढूंढ रही हैं और प्रियंका गांधी तो अभी ढूंढने के आसार में है नहीं, अभी चुनाव के वक्त ढूंढेंगी वो उत्तर प्रदेश की महिला। वो आजकल कमलियाज में मिलेंगी गुड़गांव में। मसीहा या सिर्फ पब्लिसिटी क्वीन, प्रियंका गांधी के गरीब प्रेम का हाल देखिए। चुनाव से पहले खेतों में धान रोपती हैं, सड़क पर रिक्शे के पेंच कसती हैं, खादी की साड़ी पहनकर खुद को जनता की बेटी बताती हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही राजस्थान के रणथंभौर के महंगे रिजॉर्ट में शाही जन्मदिन मनाती हैं। दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने को कहा तो गुड़गांव के पॉश डीएलएफ अरालिया। कांग्रेस के बाद फिर आप बीजेपी। और हमें ये बताया गया था कि प्रियंका गांधी जी आएंगी, मतलब एक उत्साह होता था कि एक दो लोगों से मिलती हैं और जो बहुत ही खास होते हैं। और मैंने तो ऐसे भी देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जब वो आती हैं उनके पीछे भाग रही हैं, वो गिर जा रही हैं, चोट लग जा रही है, कैसी नेता है, पलट के नहीं देखती। बड़ा तकलीफ देता था वो सब। हाँ, जहाँ जहाँ कैमरा जाएगा वहाँ वहाँ हम दिखा देंगे अपने आप को कि आई एम डूइंग गुड फॉर फीमेल्स, फॉर यूपी विमेंस। हम जैसे कार्य कर रहे थे समाज के लिए वैसे ही कार्य करेंगे। और एक ट्वीट किया, उस ट्वीट ने हंगामा मचा दिया उत्तर प्रदेश। मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और जनता का मतलब आप समझ रहे हैं, जनता ही इससे जुड़ी हुई है और बहुत वास्ट लेवल पे जुड़ी हुई है। हाँ, मतलब इससे पहले कांग्रेस के पास 7 विधायक हुआ करते थे, 22 में कितने बचे? 2। वो भी आपने कम कर दिया। जीत है हमारी। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में है डॉक्टर प्रियंका मौर्य। और यार, इनकी स्टोरी ना बड़ी इंस्पिरेशनल है और एक कॉमन पैटर्न आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत हाईली एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो रीजन क्या है? ये मेंबर हैं उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन्स कमीशन में भी, और एक इनका जो बोले तो कोट था, बड़ा वायरल हुआ, बेटी हूं लड़ सकती हूं। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जो डॉक्टर प्रियंका हैं, तो इनके नाम के आगे जो डॉक्टर है वो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर हैं, राइट? या जनता वाले भी डॉक्टर हैं? जनता वाली डॉक्टर हूं मैं। जनता वाले डॉक्टर कब बने? बिकॉज बहुत इन जनरल अगर हम किसी को डॉक्टर को भी देखें, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर पेशेंट को नॉर्मली डेली बेसिस पे ट्रीट करते हैं, पेशेंट्स आते हैं, हम उनको ओपीडी करते हैं। सो व्हाट्स योर स्टोरी, व्हाट्स योर जर्नी? बेसिकली डॉक्टर्स अपने पेशेंट को क्लिनिक में देखता है, थोड़ा समय देता है और भूल जाता है। लेकिन डॉक्टर प्रियंका के पास अगर कोई आता है पेशेंट अपने दुख को लेकर के, अपने परेशानी को लेकर के, और स्पेसिफिकली अगर मैं ये कहूँ कि जब लोग हार जाते हैं तब होम्योपैथी में चलते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि होम्योपैथी एक आस की तरह लोगों के लिए उभर के आती है और बहुत सारे मिराकुलस रिस्पॉन्स मैंने पेशेंट्स में होते हुए देखे हैं। लाइलाज बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में है। और क्योंकि बहुत लोग दुखी होकर के बड़ी आस से आते हैं मेरे पास, तो उनकी आंखें देखना और उनके बातों को सुनना, समझना संवेदनाओं के साथ, और फिर जब मैं जो दवाइयां लिखती हूँ ना, वो जादू की तरह काम करती हैं। और नेक्स्ट विजिट में पेशेंट आके बताता है कि मैडम हम 20 साल से 25 साल से इस रोग से जूझ रहे थे और आपकी वजह से हमें आराम मिला। तो मैं पूछती भी हूँ कि जैसे आपको कैसे मेरे बारे में पता चला? तो पेशेंट ही अक्सर कहते हैं कि या तो सोशल मीडिया पे देखे हुए होते हैं मुझे, मेरा कोई टेस्टिमोनियल वीडियो देख करके आए हुए होते हैं, या फिर किसी ने बताया हो कि अच्छा तुम कहीं से नहीं ठीक हो रहे हो तो डॉक्टर प्रियंका के पास चले जाओ, ठीक हो जाओगे। तो एक जो वो 2-4 लोगों से भाव जो मेरे सामने आया, और मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, तो आई हैव सीन हिम लोगों को इतनी आत्मीयता से अपने परिवार की तरह लोगों को ट्रीट करना और उनकी बीमारी को समझना और ठीक करना, तो वो वहीं से इनहेरिट होके मेरे अंदर आया है। एंड आई लव treating my patient as in my own person, as in my own family member. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बहुत इनिशियल डेज में, जब आप 12th में रहे होंगे, थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे हम आपको फ्लैशबैक से, तब चीजें थोड़ी सी कनेक्ट होंगी। बिकॉज आपके बहुत सारे, ढेर सारे सोशल मीडिया में फॉलोअर्स हैं, और मैंने उन चीजों को एनालाइज किया कि बहुत सारा कुछ ऐसा है वो आज जो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कैसे चीजों की स्टार्ट की,
बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपको देख के आपके शहर से इंस्पायर होते होंगे, बिकॉज आज आप आजमगढ़ से आते हैं और आजमगढ़ एक टियर 3 का शहर है। वहां से निकल के आना, एक अच्छी एजुकेशन लेना, अपने क्लिनिक को सेटअप करना, तो वो कॉन्फिडेंस कब बिल्ड हुआ? बिकॉज एक गर्ल्स में ये प्रोस्पेक्टिव हो जाता है कि देयर इज सम क्राइटेरिया, देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि हम एक लेवल तक ही कर सकते हैं। नहीं, अब तो देखिए कल 14 अप्रैल था और आपके दौर की मैं बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जब आपने 12th करी होगी तो करीब कब की आपने 12th? देखिए, मैं ये कहूंगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये देन है कि बेटियां शिक्षित हो पाई, और आज जो मैं आपके सामने यहाँ बैठी हुई हूँ वो शिक्षा का ही हथियार है, जो मैं यहाँ बैठ करके आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं एज एन एम्पावर्ड फीमेल आई कैन से। तो वो कॉन्फिडेंस और जो हिम्मत आती है उसके पीछे आदरणीय बाबा साहब हैं। मेरे पिता ने हमेशा मुझे ये सिखाया और बताया कि उन्हीं की देन है जो लड़कियां पढ़ पा रही हैं, और वो सच भी है, बहुत हद तक सच है। आजमगढ़ की अगर मैं बात कर लूं, आजमगढ़ की मैं बेटी हूं। 2016 में मेरा 2006 में मेरा वहां से 12th मैंने पास आउट किया, और 20 साल हो गए आपको। तो जो आज के आज आप डॉक्टर अंबेडकर को जो आज आप समझ पा रहे हो, 20 साल पहले उतना नहीं समझ पाते हो। मैं समझ पाती थी क्योंकि वो मुझे मेरे पापा से मिला है। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे इन सब चीजों के बारे में कहानियां सुनाई हैं, समझाया। यस, और उन्होंने ये मेरे अंदर कूट कूट के भरा भी कि आज जो भी तुम कर पा रही हो पिछड़े होने के बावजूद, वो उन्हीं की देन है। तो वो मेरे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, वो कभी नहीं निकलेगा, और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जीवन में जहां भी जाऊं, जो भी करूं, महिलाओं को शिक्षित होने के लिए, ये हथियार पकड़ने के लिए हमेशा उनको मोटिवेट करते रहूं। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी? आपने बोला ना कॉन्फिडेंस, दैट कम्स फ्रॉम एजुकेशन। रूट कॉज, सोर्स ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एजुकेशन। अगर आप ठीक तरीके से एजुकेशन लेते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, ज़्यादा बेहतर से आप प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को लोगों के बीच में, नो डाउट छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, हर कुछ आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। और ज़रूरी भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें, समझें, इनहेरिट करें और लागू करें। बट इस जर्नी के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत स्ट्रगल भी आया होगा, वो थोड़ा सा साझा करिए। महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। तो चैलेंज तो हमें लगता है कि जब से पैदा हुए हैं और जब तक मृत्यु नहीं मिल जाती तब तक लाइफ तो चैलेंज ही है। जो नहीं है धरती पे वो तो सुखी है भाई। स्ट्रगल काइंड ऑफ फ्यूल। जीवन तो संघर्ष है, और आप संघर्ष से अगर भाग रहे हैं तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म सक्सेस तो उसको ऑप्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? आमतौर पे बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल आया टूट जाते हैं, बोलते भगवान ने मेरे साथ बड़ा गलत किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये की पॉइंट आपने पूछ लिया मुझसे। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत टूट जाती हूँ और फिर मुझे लगता है कि व्हाई आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बहुत रोती भी हूँ मैं बहुत रोती हूँ कई बारी। अभी भी हाँ, दैट इज अ नेचुरल फेनोमेना। आई बिलीव दैट हैपेंस विथ मेनी ऑफ देम। हर किसी को तकलीफ होती है और तकलीफ एक्सप्रेस करने का भी कुछ लोगों का होता है। तो आई फील कि मतलब मुझे भी जब बहुत कुछ बुरा लगता है ना तो मैं रोती हूँ। और बहुत बार ऐसा लाइफ में होता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन चाहते नहीं चाहते चीजें सही होती हैं या नहीं होती हैं, या फिर अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरीके से जज कर रहे होते हैं, ऑल्दो आपके इंटेंशंस हमेशा सही हो। तो बहुत बार टूटते भी हैं, रोते भी हैं, बिखरते भी हैं, बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं से एक ऊर्जा आती है कि नहीं, अब उठना है और दुगने तरीके से इस पे प्रहार करना है और बहुत अच्छे से अपने काम को फिर से अंजाम देना है। रुकना नहीं है। बाउंस बैक जुटा पाना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे अंदर आता है कि मैं टूट सकती हूँ लेकिन मैं रुक नहीं सकती। ये मतलब लिखा है मेरे शायद हाथों की लकीरों में। But I'm very much clear about this कि मुझे कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती है और ना रोक सकती। एक बड़ा कोट वायरल है,
हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान से आस्था रखते हैं, तो हम बीइंग अ ह्यूमन ऐसा चाहते हैं कि यार मेरे मन का हो। तो एक बड़ा कोट वायरल है कि न तेरे मन का न मेरे मन का, जो होगा ऊपर वाले के मन का। तो वो होता तो बड़ा पेनफुल है, क्योंकि मेरे मन का तो हुआ नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है। हाँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर किसी को लड़ना चाहिए परिस्थितियों से, और लड़के दुगनी ऊर्जा से आगे बढ़ना चाहिए। सिचुएशन डिफिकल्ट आना जरूरी है, हर किसी के लाइफ में होता है। आपके, मेरे, जो लोग हमें देख रहे होंगे, हर किसी के लाइफ में होता होगा। जरूरी तो नहीं है, और ना ही कोई चाहता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। रोज जितना खूबसूरत है, उसके साथ उतने थॉर्न्स भी आपको मिलेंगे। क्योंकि थोड़ा सा अगर बनने का समझे, अगर कि प्रियंका से डॉक्टर प्रियंका कैसे बने, तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक ऐसी सिचुएशन रही होगी जिस सिचुएशन ने उसको बनाया। तो व्हाट सिचुएशन एग्जैक्टली विद यू? खुश तो हूँ डॉक्टर बन के, लेकिन जो लाइफ में टर्न आया ना, वो बहुत दुखी करने वाला था। बेसिकली बहुत दुखी करने वाली बात ये थी कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे भैया की एक्सीडेंटल डेथ हुई, और उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियों के परिवार को देखते हुए, मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं और भैया भी मेरे डॉक्टर थे। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, तो मैंने अपनी जॉब स्विच करी, और मेरा 12th मैथ से था। सो मैंने अपना बायो 12 से बायो किया। ये बहुत डिफिकल्ट होता है जब ट्रैक आपको बदल रहा होता है और आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने पहले कहा, मैं हार नहीं मानती हूँ कभी अपने लाइफ में। मैंने अपना 12th बायो से किया, एंड देन एग्जाम दिया, और उसके बाद क्योंकि मुझे BHMS चाहिए ही था, मैंने अपने पापा को बहुत बार देखा है। भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे? बहुत जानदार इलाज करते हैं वो। अभी भी करते हैं? मतलब एक बूंद दवा खिलाई नहीं, और जो पेशेंट है वो पता नहीं कितने टाइम से कोमा में और उठ के बैठ जाता है। आई हैव सीन दोस काइंड ऑफ पेशेंट्स। सो मुझे तो यही मीठी गोली वाला ही हथियार चाहिए था। सो मैंने BHMS अपना कंप्लीट किया, एंड देन आई एम सर्विंग माय नेशन एज एन डॉक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया कि 2 बूंद पोलियो की तरह पिलाते हैं और पेशेंट चट से खड़ा हो जाता है। बिकॉज हम काफी समय, जो मेरी भी जर्नी है या अभी पर डे का जो रूटीन है, मुझे लगता है हम डॉक्टर्स के बीच में ज्यादा रहते हैं। तो मैंने भी इस चीज को देखा है जो आप बता रहे हो हूबहू, कि किसी को भी 2 बूंद पिलाया और वो ठीक हो गया एकदम से। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा क्या है जो बाकी मेडिसिन में नहीं है? जादुई दवा है हमारी। हाँ। जादू की तरह काम करती है। देखिए, ये वाइटल फोर्स पे काम करता है, और बेसिकली इनमें जो पोटेंसीज होती हैं, इनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है। तो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, और हम मर्ज को ठीक करते हैं, मरीज को नहीं। तो ओवरऑल जब हम सिम्टम्स पे ठीक जब काम करते हैं, तो हमारा जो मरीज होता है वो मेंटली, फिजिकली, ओवरऑल हेल्थ को वापस मतलब जड़ से खत्म करता है। तो हम जड़ पे काम करते हैं। अगर इसको थोड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में समझें, बिकॉज जो व्यूअर्स हैं उनको अगर समझना हो कि एलोपैथ और होम्योपैथ में किस तरह से बेटर है होम्योपैथ। जहां से सारी पैथियों का अंत हो जाए, वहां से होम्योपैथी में आप आकर के देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि यही तो समझ की बात है। कुछ पुराने लोग कह गए कि चलो होम्योपैथी करके देख लेते हैं, फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। कुछ लोग ये कह करके चले गए कि होम्योपैथी बहुत ही चीप पैथी है। कुछ लोग ये कह करके चले गए कि अंधविश्वास है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि चलो होम्योपैथी है, धीरे धीरे काम करेगी। अरे इससे हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं होम्योपैथी में, और उन रिसर्च का फायदा दिख रहा है। हम डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं जो अदर पैथी में सिर्फ पैलिएशन करता है, सप्रेशन करता है, और हम क्योर करते हैं। तो ये है डिफरेंस हम में और उनमें। ठीक बात। आपने हनीमैन के बारे में भी पढ़ा होगा? ऑफ कोर्स, ही इज फादर ऑफ होम्योपैथी। सो आपको उनकी जर्नी को लेके, या जो उन्होंने चीजें बताई, जो आपने बुक्स में पढ़ी होंगी, उसमें क्या इंस्पायर करता है आपको? डेडिकेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
सबसे इम्पोर्टेंट अपने पेशेंट को दिल और दिमाग और उसकी परेशानी को जरूर समझिए। जब उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझना। एक बार समझ लिया कि पेशेंट किस कष्ट से गुजर रहा है, अगर वो मेरे साथ हो या मेरे किसी परिवार वाले के साथ हो, तो आप कितना चाहेंगे कि हम बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन लिख दें कि वो ठीक हो जाए। तो बिल्कुल वैसे ही पूरे फोकस के साथ, पूरे एफिशिएंसी के साथ, पूरे ध्यान के साथ, मतलब पूरा ज्ञान लगाना है इसमें, तब जाके। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट। अभी तक आप कितने पेशेंट्स ठीक कर चुके होंगे? आई डोंट हैव काउंटिंग नंबर्स। पर डे कितना कर लेते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं? पर डे पेशेंट्स कितना देखते हैं इस पे बोले तो ज्यादा बेटर होगा। जो हमारा रेशियो, जैसे अगर मान लो कि एक दिन में मैंने 30 से 40 पेशेंट देखे, इससे ज्यादा पेशेंट मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक पेशेंट को अपना 30 से 40-45 मिनट देती हूँ, प्रत्येक पेशेंट को 30 से 40 इतना मिनट समय मैं देती हूँ। तो पूरी हिस्ट्री वगैरह आप सेल्फ पूरी निकालते हिस्ट्री हैं? लेती हूँ, इतना समय मैं देती हूँ। और मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं 35 के बाद प्लस कर पाऊं पेशेंट्स को। मतलब सीरियसली मेरा भी अपना एक कैलिबर है मेंटल, कि मैं पेशेंट्स को, और वो नहीं है कि भाई भीड़ लगी हुई है 200-500, नहीं, अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे की मिलेगी, बट हम आपको अच्छे से देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया, 30 से 40 मिनट बहुत होते हैं। आमतौर पर अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे आप 2 मिनट 5 मिनट, बहुत मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। तो होम्योपैथ में ऐसा क्या है कि आप लोग बड़ा हिस्ट्री के बारे में बहुत जाते हो, किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री ली, उसके बारे में सब जान रहे हैं, पूरा एकदम जड़ तक जा रहे हैं कि आया कहां से, अगर इनमें हुआ तो हुआ कैसे। उसके अकॉर्डिंग जो मैंने एक चीज सुन रखी होम्योपैथ में कि हर एक पेशेंट की अपनी अलग दवा होती है। क्या बात ये सच है? सबकी अपनी इंडिविजुअल जैसे आइडेंटिटी होती है, वैसे ही उसका बिहेवियर, उसके मेंटल सिम्टम्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, उसके फिजिकल सिम्टम्स, मतलब उसका जो नजरिया होता है वो बहुत मायने रखता है। और उसी के हिसाब से मेडिसिन चूज की जाती है। तो अगर हम बात करें कि क्यों इतना समय, तो वो तो बेचारा ऑलरेडी 20 साल 30 साल से 10 जगह घूम चुका है, हर दवा कर चुका है, हर पैथोलॉजी के टेस्ट करा चुका है। और ज्यादातर पेशेंट ये बोलते हैं कि फाइंडिंग्स में कुछ नहीं आ रहा है मैडम, डॉक्टर कहते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। अब अगर ऐसे पेशेंट को हम 5 मिनट में हम तो उसकी सारी रिपोर्ट्स ही देख पाएंगे, शायद उससे भी ज्यादा समय लग जाए, क्योंकि इतनी फाइल लोग लेकर के आते हैं। अच्छा, 4-5 लाख की हमारी फाइल्स हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, इनको देख लीजिए और हमको ठीक कर दीजिए। अब जो मेरे पास ये सुन करके आ रहा है कि कहीं से नहीं ठीक हो रहे हो तो मैडम के पास चले जाओ, ठीक हो जाओ, तो ऑफ कोर्स ये क्रेडिबिलिटी को भी मुझे बनाए रखना है। तो वो तभी आएगी जब मैं आपसे बात करके आपको कुछ देर समझ पाऊंगी कि आपके किस तरीके के सिम्टम्स रहे और अभी आप कौन से सिम्टम्स में चल रहे हैं, तभी ही हम उसका इलाज कर पाएंगे। एग्जैक्टली आपको जिस फेथ से कोई पेशेंट आया आपके पास, आपको उसी फेथ को मेंटेन रखने के लिए आपको पूरा फोकस, पूरा ध्यान, जो उसके चेहरे पे जो अपनी ललक होगी कि यार ये मुझे हो सकता है ठीक कर दे, मुझे इस उम्मीद से है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। और मैं बता देती हूँ, अब आप 2.5 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, एकदम क्लियर। मतलब डॉक्टर वाला नहीं है कि हम बहुत कमर्शियल करें। अरे कोई टेंशन का विषय नहीं है। आप आए हैं 15 दिन बाद आइए, विजिट करिए और आप आकर के मुझे बताएंगे कि आप 70% ठीक हो चुके हैं। और पेशेंट आता है और बताता है कि मैडम इतना पुराना रोग, हमको इतना आराम हो गया आपकी दवा से। तो हम मेंटली भी लोगों को फिट करके भेजते हैं हम डरा के नहीं भेजते अपनी ओपीडी से। जैसे आपने बताया कि मेंटली भी ठीक करके भेजते हैं, बिकॉज एक चीज मुझे और आइडिया है कि होम्योपैथ साइकोलॉजिकली बहुत सारा काम करती है। अगर पेशेंट ऐसा देखिए साइकोलॉजिकली अगर काइंड ऑफ थेरेपी कि अगर पेशेंट ऐसा सोचने लगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ इस दवा से, तो वो काफी काम करती है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी हर जगह से हारा हुआ है, डॉक्टर्स ने कह दिया अब तुमको सर्जरी ही करवाना है, अब तुम कहीं से ठीक नहीं होगे। अगर उसको कहीं से कोई किरण दिख रही है तो उसका माइंड भी पॉजिटिव एक्ट करेगा, जितने परहेज उसको बताऊंगी वो भी वो करेगा, कर लेगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगी। क्योंकि क्योंकि उसको अब एक नई उम्मीद मिली है। उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं क्योंकि सेल्स पॉजिटिवली एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। यहीं से पूरी बॉडी मॉनिटर होती है, गवर्न होती है। तो अगर ये हमारा स्वस्थ है तो हेल्थ भी ठीक कर सकता है। ऑफ कोर्स हमारा इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा, हमारा वाइटल पावर, पोटेंशियल पावर स्ट्रांग होगा। और जब वो स्ट्रांग होगा हम लड़ कैसे नहीं लेंगे किसी भी बीमारी से। और जब डॉक्टर्स आते हैं तो पेशेंट को देखने की क्या जरूरत है। यही वाली बात ना पेशेंट को बड़ा बूस्ट कर देती है और वो उस जो मीठी गोलियां होती है ना उससे ज्यादा ये काम करती है। हम तो डायबिटीज भी मीठी गोलियों से ठीक कर दें क्या बात है। अब थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आएंगे, बिकॉज आप डॉक्टर बन गए और आप काफी सारे
पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, डे बाई डे आज भी कर रहे हैं, बट उसके पैरेलली आपने सोशल वर्क भी शुरू किया हुआ है। तो सोशल वर्क करने का रुझान कहाँ से आया? बिकॉज पूरा समय तो पहले क्लिनिक में जाता था या पैरेलली कर रहे थे? ये मेरे क्लिनिक से ही मुझे आया है। और जब मैंने अपनी स्कूलिंग मतलब अपना कॉलेज कंप्लीट किया, मेडिकल्स कंप्लीट किए, तो मेरा बड़ा मन था कि अब अपनी क्लिनिक खोल लूं। पापा के साथ तो प्रैक्टिस करती थी। फिर जब लगा अपनी क्लिनिक खोलो तो लोग बड़ा डरा देते थे, कहते थे 6-6 महीना मरीज नहीं मिलता है होम्योपैथी वालों को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं, ये हम भी करके देखते हैं। तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे शादी से पहले लोग डराते हैं, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, वैसा वाला। आपकी हो गई? तो हम भी, मेरी तो हो गई है। आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर 8 years। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है भैया, 6 महीने बैठना पड़ेगा, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो हमने अपनी छोटी सी, ये बहुत बड़ा दर्द है भाई डॉक्टर्स का कि जब आप आयुष कोर्सेज की बात करते हो ना, तो आयुर्वेद हो या होम्योपैथिक हो, कि पेशेंट बड़ा कम आएंगे, या आएंगे भी तो हर जगह से, मतलब ट्रीटमेंट उनका कहीं नहीं हुआ होगा, बड़ी बड़ी जगह से आते हैं आपके पास में जो पेशेंट्स आते होंगे, मतलब जितने भी रिनाउंड नेम आप सभी ने सुने होंगे, वहां से हारने के बाद में वो यहाँ पे कोई किरण उम्मीद की देखते होंगे तब आते होंगे, राइट? तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन के साथ अपने सोशल वर्क को भी बैलेंस किया। मैंने जब अपना क्लिनिक ओपन किया ना, तो मेरे पास टाइम होता था, मतलब अच्छा चला, मेरा क्लिनिक स्टार्ट हो गया था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे पेशेंट मिलने लगे थे। मेरा कभी ऐसा दिन गया नहीं कि मुझे 6 महीने का वेट करना पड़ा। भगवान की कृपा रही, बहुत अच्छी कृपा रही, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है अपने पिता से, और बहुत भगवान की कृपा है मेरे इन हाथों में, तो पापा की भी, क्योंकि वही मेरे गुरु हैं। तो एक बहुत छोटे से कमरे से मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, और 6 महीना मैं वहां रुक नहीं पाई क्योंकि वो भर जाता था। फिर मैंने अपना नया क्लिनिक शुरू किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया तो उस समय मेरे पास समय होता था, क्योंकि कभी 2 पेशेंट, कभी 5 पेशेंट। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास ये समय है, तब मेरे पास 0 लोग थे मुझे फॉलो करने वाले, कोई मेरा पेज नहीं था। आई हैड जस्ट माई ओन फेसबुक प्रोफाइल, जैसे सबका होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ वीडियोस बनाना शुरू करें, लोगों को जागरूक करना शुरू करें स्वास्थ्य के प्रति, कैसे वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंसल्टेंसी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं डॉक्टर्स की, और उनको ये भी नहीं पता होता है कि हम, अगर हमें डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, तो हम क्या करें कि हम इसको कंट्रोल कर सकें या ठीक कर सकें। तो वो थॉट से मैंने शुरू किया, और बड़ा पीसीओडी के उस टाइम में मरीज आते थे। गायनेक डॉक्टर हूं मैं, मतलब फीमेल डॉक्टर हूं, तो गायनी वाले पेशेंट्स भी ज्यादा होते थे। पीसीओडी बड़ा चलता था, तो वो पीसीओडी से, उस फैशनेबल बीमारी से बहुत चलता है, हाँ, तो उसी फैशनेबल बीमारी से मैंने अपना एक वीडियो स्टार्ट किया, चल गया बढ़िया, तो कॉन्फिडेंस आया। सो आई स्टार्टेड कि वहां से हम लोगों को जागरूक करना शुरू करें। तो वो तो हो गया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस देना। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास बहुत सारे ऐसे गली मोहल्ले के लोग आते थे ना, कहते थे कि मैडम वो कंसल्टेंसी का पैसा नहीं है, तो दवाइयाँ दे दीजिए फ्री में, मैडम पैसा हम ले आके दे देंगे। तो हमको लगता था अरे यार, आपको भोजपुरी आती? अरे हम एकदम भोजपुरी वाली स्टाइल में बताओ आप, क्योंकि अभी मिक्स हो रहा थोड़ा थोड़ा लखनऊ वाला। देखिए आजमगढ़ से है, आना बनता है। तो बेसिकली क्या है ना कि मतलब भैया मुझे भी रेंट देना होता था अपने क्लिनिक, सर्वाइवल के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए मुझे तो सारा कुछ करना है। बट देन टू आई थॉट कि ठीक है, मेरे पास इतना तो है कि मैं फ्री की मेडिसिन तो कुछ लोगों को दे ही सकती हूँ। तो वो जो शुरू किया ना, लोगों को बड़ा आराम होने लगा, लोग बड़ा वाहवाही करने लग गए एकदम। तो मैंने कैंप लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद कैंप हमने, मतलब फिर अपने बिहाफ पे मैंने कैंप लगाया, फिर और डॉक्टर्स को उसमें जोड़ा, फिर अलग अलग स्पेशलिस्ट को हम जोड़ने लगे कैंप्स में। तो इस तरीके से वास्ट लेवल पे मैंने बहुत सारे कैंप्स किए हैं। तो उससे लोगों को लाभ भी मिला, लोग बड़ा भर भर के आशीर्वाद देते थे, तो बड़ा मजा आता था। मतलब पैसे से ज्यादा मजा इसमें आता था कि अच्छा लोग बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और खूब आशीर्वाद, ये एनर्जी देता है, मजा आने लगा। तो मैं अपने आप को और भी ज्यादा सोशल वर्क में इन्वॉल्व करने लग गई। तो अच्छा लगता था कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी के बीच में दवाई से आराम हो रहा है, तो उस चेहरे पे स्माइल आ रही है। उसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के समय में पेशेंट कम हो गए, बंद नहीं करी मैंने कभी क्लिनिक। कोरोना के टाइम पे भी सुबह शाम मेरा क्लिनिक खुला रहता था। मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बहुत साथ दिया मेरा। आपको मैं बताऊं कि कुछ पेशेंट्स एकदम बुखार लिए आ जाते थे, तो बाहर बैठा दिया जाता था,
मेरे पास एक महिला आई तो मैंने कहा आप बैठो दीदी, अभी मैं देख लेती हूँ। लगी रोने वो वहीं पे कि हमको ना कोई मेरा टेस्ट कर रहा है, ना कोई हमको छू रहा है, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा आने दो उसको अंदर। आई वो, मैंने उसको देखा और उसकी नब्ज पकड़ के समझ में आया कि इसको टाइफाइड है। टाइफाइड का मैंने इलाज किया, 10 दिन के अंदर उसकी रिकवरी होने लग गई। हार्डली लगा होगा 20-25 दिन वो ठीक हो गई। बड़ा उसने मुझे आशीर्वाद दिया। आप समझो जिस समय कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं था, उस समय छू के उसका इलाज किया। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स होंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि वो बहुत रोने लगी थी तो वो बड़ा दिल को कष्ट दिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। भाई डरा हुआ तो हर कोई था ना, वो सबके लिए बड़ा ही नया बहुत डरावना था। दूसरा फेज तो बहुत ज्यादा। तो कोविड में तो कैंप बंद हो गए। मैंने बंद कर दिया। फिर हमने कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया। तो उसमें हम लोग खाना बनवाते थे। ये आइडियाज कहाँ से आते हैं आपके पास? मजा आता है लेकिन मतलब आई लव डूइंग, कुछ ना कुछ तो करते रहो। आपकी लाइफ में सी का बड़ा रोल है। हाँ? आपने पहले क्लिनिक स्टार्ट किया। हाँ? फिर आप कैंपेन चलाने लगे। फिर आपने कांग्रेस आप चले गए, कुछ देर के बाद अब कांग्रेस वाला आने वाला तो सी का बड़ा रोल है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको बताऊं, फिर हमने जो कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया उसमें 1-2 लोगों के साथ हम लोग, मतलब मेरे हस्बैंड मैं, हम लोग अपना सामान ले आ रहे हैं, कलछी वलछी लेकर के, पूड़ी। और हस्बैंड पूरा हेल्प करते हैं आपके? ही इज ऑलवेज विद मी। मतलब क्या प्रोफेशन है उनका? प्रोफेशन क्या उनका? ठीक है, अभी उस पे भी आएंगे। हाँ। तो क्योंकि कॉन्वर्सेशन बहुत मिसमैच हो रहा है। हाँ। जब हम दोनों ने ये स्टार्ट किया तो हमारे पास 2-4 लोग जुड़े। और उसके बाद लोग ना, कोई आलू दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है, कोई गैस सिलेंडर दे जा रहा है। जो ये कर नहीं पा रहा है वो हमारे साथ फिजिकली जुड़ रहा है कि ठीक है आप लोग खाने के पैकेट्स प्रिपेयर करिए और हम ले जाके बांटेंगे। तो हमने एक नंबर्स भी अपने डिस्ट्रीब्यूट किए कि जिसको खाने की जरूरत है, तो हॉस्पिटल के बाहर, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे। तो हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, करीब 250 की टीम बनी और हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत की। कंबल, कपड़ा लत्ता, खाना, मतलब जो नीड थी वो सारा कर सकते जो कर मैक्सिमम जो प्रयास किया जा सकता था वो हमने अपने। डर नहीं लगा? बिकॉज कोविड बड़ा डरावना था। हाँ, जिस समय लोग अपने घर की खिड़कियां नहीं खोलने को तैयार थे, उस समय हम लोगों ने लोगों तक पहुंच पूरा किट वगैरह पहन के जाते होंगे आप लोग? नहीं, एक चीज दिमाग में थी, अगर ऊपर जाना है तो ना 2 मिनट कम होगा ना बढ़ पाएगा। तो ये बहुत पहले से सीखा और समझा हुआ है। मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन बीमार पड़ी थी। प्रैक्टिकल लोग हैं, मतलब जो है उसको झेलेंगे। हाँ, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस कि जो आपके जीवन में होना है आप उसको कम बेसी नहीं कर पाएंगे। बहुत प्रेजेंट लाइन पे विश्वास रखते हैं आप। हाँ, मतलब मैं अपनी मेहनत पे, अपने ओवर थिंकिंग होती है आपको? बहुत होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं अपने कर्मों पे विश्वास रखती हूँ। ये मेरा पावर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। इसमें और लेंगे थोड़ा सा, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करते हो आप? सो जाती हूँ थोड़ी देर दिमाग को स्टॉप किया और रेस्ट दे दिया। आई फील दिस इज द बेस्ट वे, बिकॉज हम जिस तरीके की लाइफस्टाइल में अभी है ना, काइंड ऑफ ब्रेक स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं। बिकॉज मैं जब बहुत परेशान होती हूँ और मतलब रोने वाले थॉट्स आ रहे होते हैं, कह सकते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन मुझे भी होता है, बिकॉज आई एम हैंडलिंग टू मच ऑफ थिंग्स अराउंड मी। सो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, अभी समझ में भी आ गया है कि अब ओवर थिंक नहीं करना है। अभी लग रहा है कि बहुत ओवरलोड हो रहा है, तो आधे घंटे का रेस्ट ले लो, थिंग्स विल बी फाइन। ऐसा लगता है अच्छा चलो सब ठीक हो गया। सबसे ज्यादा आपको ये परेशान करता है कि सब कुछ बनाते बनाते बिगड़ गया एट द एंड? बिगड़ता नहीं है, पता है कष्ट सबसे ज्यादा तब होता है जब आप बहुत ऑनेस्टी से हर कार्य को करने का प्रयास कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं सब कुछ जो करती हूँ अच्छा होगा, बट ऑनेस्टी से आप कर रहे हो। बट फिर भी मतलब हर कोई नहीं, बट कुछ लोग हमेशा बस इसी में रहते हैं कि अच्छा आपने 100 अच्छे काम किए, लेकिन एक कुछ अगर ऊपर नीचे भी हो गया ना तो पीपल विल स्टार्ट ट्रोलिंग यू। बहुत कष्ट देता है वो जो 1% आप कह रहे हो ना, मतलब 0.01% भी होगा ना तो आपका वो 99.99 खराब कर देता है। बहुत कष्ट देता है, क्योंकि सबकी आंखों को वो 99.99 नहीं दिखता है, वो 0.001% जो है वो दिखता है। अब इतना काम करने के बावजूद लोग जब ये कहते हैं अरे ये नहीं कर दिया, ये वैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो दैट मतलब हम भी इंसान हैं। वी कैन ट्राई आवर बेस्ट, वी कैन नॉट बी परफेक्ट। उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देख रहा है। नोबडी केयर्स। देखिए लोगों को क्या है, फोन उठाना है, एक कमेंट ही तो करना है, और क्या करना है। पुराने जमाने में उसमें कोई एफर्ट नहीं लगने। पुराने जमाने में लोग गली से निकलते थे तब ताने खाते थे,
अब कमेंट में ताने खाते देखिए गली से निकलते जो आसपास के लोग वो ताने दे देते थे या ईव टीजिंग कर देते थे, तो महाराज जी का समय आ गया ना। तो महाराज जी के समय में ये हो गया कि अगल बगल से अब कोई बोल करके निकलेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा होगा, तो अब वो अगल बगल वाला हिसाब ही खत्म हो गया है। अब लोग ये फोन उठा करके करते हैं। तो महाराज जी आजादी नहीं छीनेंगे ना। डेमोक्रेसी है। देखिए आजादी नहीं छीन रहे हैं वो, लेकिन अगर आप एक महिला से बात कर रहे हैं तो मैंने वो समय भी देखा है जब हम अपनी कोचिंग क्लासेस नहीं जा पाते थे जी। कहीं इधर से लड़का छेड़ रहा है, कहीं उधर से कमेंट कर रहा है, मतलब घर वाले कहें कि घर ही में ट्यूशन लगवा दे रहे हैं, पढ़ लो, बाहर नहीं जाना। उसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट उतना रोल नहीं प्ले करती, उससे ज्यादा रोल प्ले ये करता है कि आपने अपने बच्चे को संस्कार कितने दिए हैं। अच्छा, संस्कार के ह्यूमंस से आप देखो ह्यूमंस तो इंपॉर्टेंट है, उसकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वो आपको एथिक्स पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें तो के साथ डर भी पैदा करना पड़ेगा कि बदतमीजी आप पॉलिटिकल हो गए, आप पॉलिटिकल हो गए आप। नहीं, दिस इज वेरी ट्रू, ये हमने झेला है, ये मैंने झेला है। अभी बंद हो गई, ये मेरे दिल का कष्ट है कि हम लोग, मतलब कई बार पेरेंट्स ये बोलते थे कि नहीं बाहर नहीं जाने को मिलेगा, आपको घर पे ट्यूशन लगा देते हैं, क्योंकि ये परेशानियां आ रही हैं। घर पे मम्मी पापा ट्यूशन लगवा देते थे, बाहर नहीं जाने देते थे। आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और आपने बोला कि लड़की हूं, लड़ सकते हैं, बहुत वायरल हुआ, खूब चला, तो इसको कितना प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाए? प्रयास अच्छा था, सोच अच्छी थी, वर्क भी उस पर अच्छा किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वीक। प्लेस कैसा था? प्लेस भी इट वाज नॉट दैट बैड, आई वुड से, बिकॉज आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं और किसी चीज को गलत कहना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। बट देन हाँ, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो जो इस स्लोगन को दे रहा है उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपकी लीडरशिप प्रियंका गांधी की उस पे हुई होगी, बिकॉज यूपी का चुनाव कंप्लीटली वही कर रही थी, और यूपी का चुनाव खत्म, कैंपेन खत्म, शी इज ऑल खत्म फ्रॉम यूपी, और अभी चुनाव आने वाला है तो फिर उनको याद आएगी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की। नहीं तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं प्रियंका गांधी को ढूंढ रही हैं, और प्रियंका गांधी तो अभी ढूंढने के आसार में है नहीं, अभी चुनाव के वक्त ढूंढेंगी वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं। वो आजकल कमलियाज में मिलेंगी गुड़गांव में। कांग्रेस के बाद फिर आप बीजेपी चले गए, तो फिर कब तय किया कि अब स्विच करने की जरूरत है? 2022 के जब चुनाव होने थे एंड आई वाज रनिंग दिस कैंपेन पूरा जोर और मतलब पूरे जोश के साथ वी वर डूइंग आवर कैंपेन। और जब ये कैंपेन जिस दिन था ना, उस दिन मैराथन होनी थी बहुत बड़ी, और हमें ये बताया गया था कि प्रियंका गांधी जी आएंगी, मतलब एक उत्साह होता था कि वी विल मीट हर। और प्रियंका गांधी जी तो यूजुअली एक दो लोगों से मिलती हैं और जो बहुत ही खास होते हैं, महिलाओं से तो कभी मिली ही नहीं। वो इतना बड़ा मैराथन था, उसमें भी हमसे झूठ बोला गया, वो नहीं आई, नहीं मिल पाए कार्यकर्ता। और मैंने तो ऐसे भी देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जब वो आती हैं उनके पीछे भाग रही हैं, वो गिर जा रही हैं, चोट लग जा रही है, कैसी नेता है, पलट के नहीं देखती। बड़ा तकलीफ देता था वो सब। मतलब मेरे लिए तो पहली पार्टी थी वो, और मैं अभी चीज़ों को समझ ही रही थी, और उसमें ये तो समझ में आया कि कनेक्टिविटी बहुत वीक है, बहुत वीक है। मतलब एक महिला जो महिलाओं की बात कर रही है, लेकिन उसके पास एक ऐसी महिला नहीं है जो महिलाओं की बात उस तक पहुंचा सके। ये बहुत मायने रखता है। होते हुए भी सब कुछ खराब है। बहुत सक्सेस है वो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी लीडर हैं, लीडर हैं, पैसा है, सब कुछ है, बट नेतृत्व जो कहते हैं, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन मिसिंग है, कनेक्टिविटी मिसिंग है, नेटवर्किंग मिसिंग है। So before 22 elections, I felt like this is not the correct place for me. भाई देखिए, जिसको काम करना है उसको रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, और रिस्पॉन्स सिर्फ अपने करियर में नहीं मिलना चाहिए। जिससे मेरी एक्सपेक्टेशन है, जिसको मैं अपना नेता मान बैठी हूँ, उससे भी मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक जगह एक से नहीं है भाई। मतलब वो आती थी, गाड़ी से उतरती थी, अंदर घुस जाती थी। मैंने देखा सीढ़ियों पे लड़कियां गिर जाती थी भाई, और शी डोंट इवन केयर।
हाँ, जहाँ जहाँ कैमरा जाएगा वहाँ वहाँ हम दिखा देंगे अपने आप को कि आई एम डूइंग गुड फॉर फीमेल्स, फॉर यूपी विमेंस। बहुत ट्रोल होने वाला ये वाला। नहीं, आई डोंट थिंक कि इट इज काइंड ऑफ ट्रोलिंग। आई हैव सीन दीज थिंग्स एंड आई हैव गॉन थ्रू सच थिंग्स। मैंने तो झेला है ये सब, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम कह भी नहीं सकते ऑन कैमरा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मन को दुखी कर रही थी, और मुझे लगा कि जहाँ पे किसी भी व्यक्ति की जो मेहनत है अगर उसको खराब हो रही है, उसको नहीं समझा जा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं है, so this is not a correct place for me, for a female who is continuously looking for some progress of my own self along with other females who are looking me as a leader. राइट। बहुत सारे लोग आपके भी पीछे होंगे, आपके भी फेथ पे गए होंगे वहां पे। मैं ही नहीं मिल पा रही हूँ, मैं और महिलाओं को कहाँ से मिलवाऊंगी, कहाँ से हम हेल्प करेंगे अगर मैं जो जमीनी स्तर पे महिलाओं की परेशानियां हैं उनको उन तक नहीं पहुंचा पा रही हूँ। तो कनेक्टिविटी फेल है। हम एक बार खेत में जाके फोटो खिंचवा लें महिलाओं के साथ, 4-6 महिलाओं के साथ मटर के खेत में, तो ऐसे नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा धरातल पे उतर के, अवेलेबल रहना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, टाइम देना पड़ेगा, हाँ। रिस्पॉन्स लेना और देना दोनों पड़ेगा। एग्जैक्टली। थोड़ा सा जब पॉलिटिक्स की तरफ आप गए तो आपके हस्बैंड ने नहीं मना किया कि डॉक्टरी तक तो देखो ठीक थी लेकिन अब राजनीति? मेरे हस्बैंड ही मेरे सोर्स हैं, हाँ। जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू हैव गुड फैन फॉलोइंग, पीपल लव टू सी यू, पीपल लव टू लिसन यू एंड यू शुड मूव ऑन इन पॉलिटिक्स। पूरा साथ दिया। So he is my दम vertebral खम से। corner. Yes, he is always there for me. Okay. In all ways, हमेशा। मतलब मैं कभी भी अगर परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, या फिर मुझे क्या करना है, तो वो एकदम करेक्ट पर्सन है जिनसे मैं सलाह लेती हूँ, और भगवान की कृपा है कि चीजें हमेशा ठीक रहती हैं। जी ठीक है, गॉड ब्लेस, अच्छी रहे। पर्सनल वाले पे हम बाद में आएंगे, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में तुरंत आ रहे हैं। बट कांग्रेस से फिर बीजेपी की तरफ गए, तो बीजेपी में जाने के लिए क्या प्रेरित किया? क्यों ऐसा लगा कि बीजेपी इज द राइट प्लेस? देखिए, मुझे तो बहुत बड़ा धोखा मिला था, बहुत दुखी थी, बहुत व्यथित थी। हाँ एग्जैक्टली। या तो लोग उस बात को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है भाई हम अपना अकेले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे चलेंगे, अपने स्पीड से चलेंगे, हमको सुपर पावर नहीं चाहिए। हमने सुपर पावर टेस्ट कर ली कैसी होती है। तो आपने मतलब एकदम वो टच कर लिया पॉइंट को, तो बता देती हूँ, कभी मैंने कहा नहीं। जब ये सब हुआ ना तो मैं बहुत टूट गई थी, मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी मैं, और मुझे लगा कि ये क्या है, आप जब इतनी निष्ठा से किसी कार्य को कर रहे हैं तो इतना गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार क्यों हो रहा है पार्टी? आपने असली नेता को जाना कि ये नेता होते हैं। सीरियसली आई फेल कि मतलब things have been broken. Now what should be my next move? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, and I was crying. So my husband told me कि that's fine, let's start in a new way. और मुझे शांत कराया उन्होंने, फुल स्टॉप लगाया, नया स्टार्ट कराया, और उन्होंने बोला कि किसी भी चीज का कोई अंत नहीं होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे कार्य कर रहे थे समाज के लिए वैसे ही कार्य करेंगे, और अब देखते हैं कि डेस्टिनी हमारे लिए क्या डिसाइड करेगी। ये कोई टूटने वाला विषय नहीं। तो ठीक है, उनका सपोर्ट मुझे हमेशा ही बहुत मोरली हेल्प आउट किया है। तो मैं थोड़ा अपने आप को संभाली और एक ट्वीट किया। उस ट्वीट ने हंगामा मचा दिया उत्तर प्रदेश। मतलब रिस्पॉन्स जरूर करना है ना? मैं टूटती नहीं हूँ, और टूटती हूँ तो बैक डबल स्पीड से फायर उठती हूँ। इम्पोर्टेंट है। ये मैंने शुरू से बोला है आपके पॉडकास्ट में, एंड दिस इज वेरी ट्रू। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, आज भी मेरे बहुत लड़ेंगे तो जवाब जरूर देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से पहले से फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस के समय से फॉलो कर रहे हैं। वो आज भी मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आपके कार्य की वजह से हम आपसे जुड़े हुए हैं। यही चीज है जो कनेक्ट करती है ऑडियंस। यस, और बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे प्रोफाइल के जो पोस्ट होते हैं उनको देखते देखते आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं आपको। फॉलोवर नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी ये सब उन लोगों का प्यार है और स्नेह है, और एक परिवार है मेरे लिए ये, क्योंकि डेली मैं उनसे अपनी एक्टिविटीज को साझा कर रही हूँ। तो फॉलोवर कहना शायद सही शब्द नहीं होगा, मैं बहुत बहुत छोटा सा व्यक्तित्व है मेरा, और जिन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उनके व्यक्तित्व को मैं बड़ा मानती हूँ।
ठीक बात, आप बीजेपी गए और उत्तर प्रदेश स्टेट में आपको वुमेन्स कमीशन के आप मेंबर बन गए। वो तो बहुत बाद में, पहले मैंने अपने पार्टी के लिए निष्ठा से कार्य किया और पार्टी ने कार्य लिया, इसको हम ऐसा कहते हैं। यस, हाँ, मतलब देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और जनता का मतलब आप समझ रहे हैं, जनता ही इससे जुड़ी हुई है और बहुत वास्ट लेवल पे जुड़ी हुई है। तो मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने एकदम ऐसा लगा ना कि ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का कुछ अपीयरेंस है, मैं कौन सी दुनिया में जी रही थी। नाउ एवरीथिंग इज केसरिया हियर इन अ व्हाइट काइंड ऑफ स्टेट, जहाँ पे मुझे नई ऊर्जा मिली, नए लोग मिले, बहुत प्यार बहुत स्नेह लोगों ने किया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत समझाया, पॉजिटिविटी थी, बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिविटी भी थी, गवर्नमेंट भी थी, इसलिए भी पॉजिटिविटी थी, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। बहुत निष्ठा से पहले दिन से मैंने लीडर्स भी बहुत हैं, लीडर्स भी बहुत इन कंपैरिजन टू कांग्रेस। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 22 के चुनाव से पहले मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था, तो मेरा भी योगदान रहा है अपनी पार्टी को जिताने में, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपेन था लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उस कैंपेन गर्ल को भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करवाया। और जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे तो बहुत सारे बड़े बड़े मैंने कैंपेन्स किए अपनी पार्टी के लिए, और उन कैंपेन्स का लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिला। क्षेत्र में जाते आप देखो ना कहाँ, मतलब इससे पहले कांग्रेस के पास 7 विधायक हुआ करते थे, 22 में कितने बचे? 2, वो भी आपने कम कर दिया। जीत है हमारी। तो जुड़ना जरूरी है, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत समय से मैं, क्योंकि ये बहुत निष्ठा से कार्य कर रही थी, तो सामाजिक एक्टिविटी भी मेरी बहुत है, लोग बहुत स्नेह और प्यार देते हैं, मिलियंस की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सारी कनेक्टिविटी और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो मैं कार्य करती हूँ, वो सब देखते हुए पार्टी ने मुझे ये पद प्रदान किया, जिसको निष्ठापूर्वक इसका निर्वहन भी निरंतर कर रही है। इसमें क्या जॉब रोल है, क्या क्या करना रहता है, या क्या इसका विजन है, क्या मिशन है, या जो महिलाएं हैं वो आपसे क्या बेनिफिट ले सकती हैं, या जो वुमेन्स कमीशन है उसमें क्या क्या ऐसी पॉलिसीज हैं जिसका बेनिफिट अवेलेबल है उनके लिए? सरकार की बहुत सारी समृद्ध शक्तिशाली योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए बनी हुई हैं। तो वुमेन कमीशन का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम तो ये है कि जो पीड़ा, जो परेशानी या कोई अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, कहीं उनकी FIR लॉन्च नहीं हो रही है, या तमाम किसी भी घरेलू हिंसा या फिर ऐसे वायलेंस से जूझ रही हैं, डोमेस्टिक वाले मामले बहुत सारे आते हैं, तो ऐसे मामलों में हमारा इंटरफेरेंस होता है। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोगों का घर बचा पाएं काउंसलिंग के द्वारा, समझा के बचा पाएं, है ना, तो मीडिएशन के द्वारा। तो ये सारी चीजें तो हम लोग करते ही हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाना, उनको अवगत कराना, हाँ एग्जैक्टली, उनको समझा पाना कि इसको ऐसे बेनिफिट लेना है, उसे अवेयर कराना, उनके सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनके राइट को समझा पाना, महिलाओं के राइट्स के लिए। और साथ ही साथ हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उन्हें समृद्धशाली तो बनाएं ही, बट उनके चेहरे पे हम स्माइल ले आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति तभी खुश होता है जब उसकी एस्पिरेशंस, उसके थॉट्स पूरे होते हैं। Exactly. तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है कि लेट हेल्प हर इन अ वे विच कुड क्रिएट स्माइल ऑन हर फेस। और ये स्माइल ऐसे नहीं आती है, इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा काम करना पड़ता होगा आपको। मजा आता है, लेकिन मजा आता है। हाँ, मतलब दुखी करने वाला क्षण तो बहुत कुछ होता है। बहुत ऐसे केसेस आते हैं जो सुन करके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जो हमने टीवी में भी नहीं देखा हो, एक्चुअल में देखिए जो रियल लाइफ में होता है वही तो रील में दिखता है। तो रियल लाइफ में आज भी इतने भयंकर, इतने दुखदाई टाइप के केसेस होते हैं ना, विच रियली हर्ट्स। लेकिन ये है कि अच्छा लगता है, बहुत सारे केसेस में सफलता मिलती है, जो तो लगता है कि हाँ जो हम अपना कार्य कर रहे हैं वो निश्चित। आज वाला केस सुना, चित्रकूट का एक कुछ रेप केस मीडिया पे चल रहा है काफी। अभी तो मैंने नहीं देखा है, आपके द्वारा ही मुझे इसका संज्ञान। ओके, थोड़ा सा हम और आगे आते हैं कि बीइंग अ डॉक्टर, आप घर भी मैनेज कर रही हैं, आपकी डॉक्टर भी है, आप अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर रही हैं, पॉलिटिक्स भी मैनेज कर रही हैं। इन 3-4 चीजों को कॉम्बिनेशन एक मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता होगा, कैसे बैलेंस बनाया? Have you ever asked this question from any men?
वो घर नहीं मैनेज करते। हाँ, ऐसा नहीं वो है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन एक ये आदत हो गई है कि हाँ, ये सवाल महिलाओं से ही किया जाता है। ठीक है, आपने किया तो बता दो, बहुत मेहनत उनके लगती है। बताने में बड़ी खूबसूरती है इस चीज को। हाँ, जो सुनेंगे बाकी भी इंस्पायर होंगी कि हाँ, इस तरह से भी और किया जा सकता है। देखिए, मेहनत तो बहुत लगती है ये सब करने में, लेकिन ऊर्जा भी आती है, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं आपने अपने कंधों पे कोई, तो कंप्लीट तो करना चाहिए। ये मेरा बहुत क्लियर है इसमें ऑब्जेक्टिव। अगर मैं डॉक्टर का रोल निभा रही हूँ तो मुझे मेरे पेशेंट्स को देखना है, ठीक समय से देखना है, उनको समय देना है। अगर मैं विमेन कमीशन का रोल निभा रही हूँ तो मुझे, मेरे पास कोई पीड़िता आती है तो उसका प्रॉब्लम्स का निवारण निस्तारण मुझे करना है। अगर मैं समय निकाल करके अपने घर पे रह रही हूँ तो मुझे मेरी बेटी के साथ पढ़ाई भी करनी है, उसको रीडिंग भी कराना है, राइटिंग भी कराना है, उसके साथ खेलना भी है, छुपाई तो वो भी करना है। और कई बारी किचन में भी, मतलब, लेकिन मुझे लगता है ना, किचन में जाना इज वेस्टेज ऑफ माय टाइम, क्योंकि आदत अब गई है छूट। पहले तो मैं अच्छी कुकिंग कर लेती थी, अभी आदत छूट गई है, तो जो काम मुझे 10 मिनट में, मतलब आम महिलाएं कर लेती हैं, वो करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो मुझे लगता है, ओ गॉड, मैंने अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया, तो ये पोटेंशियल मैं कहीं और यूज कर सकती थी। तो वो सक्सेसफुल पर्सन वाला थॉट आने लगा कि हमारे पास में 4 काम और हैं, हम वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो कभी कभी मन होता है, तो मतलब बेटी क्योंकि बोलती है कि ये चीज मम्मा मुझे बना करके खिलाओ, तो उसके लिए मैं कुकिंग करती हूँ। बट यूजुअली हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वो शक्ति आपके अंदर से होनी चाहिए कि जो आपको कार्य करना है तो करना ही है, रुक नहीं सकते। तो वही ऊर्जा मोटिवेट करती है और सब काम आराम से हो जाता है। बस सेटिंग यहाँ से करनी होती है। तो मैं सुबह बड़ी आसानी से, जितना आपने कह दिया ना, यहाँ से फिक्स आउट करना होता ना, इतना आसान होता नहीं है। होता है, मैं सुबह उठ करके फिक्स कर लेती हूँ, सेटिंग कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। डॉक्टर प्रियंका से मतलब यहाँ तक की हर जर्नी महिला को करना चाहिए। अपने समय की अहमियत को समझिए। जब आप अपनी वैल्यू समझेंगी, अपने टाइम की वैल्यू को समझेंगे और ठीक तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तभी दूसरा आपकी वैल्यू और आपके टाइम की वैल्यू को समझेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यस, ऑफ कोर्स, इट इज इम्पोर्टेंट। और आपकी अपनी खुद की भी जिंदगी है, तो हर चीज के लिए आपको समय निकालना चाहिए। भैया, एक ही जीवन मिला है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ दान ही कर दो। सक्सेसफुल लोगों वाली बात है ये। हाँ, मैं तो ये इसमें भी विश्वास करती हूँ कि खुश रहो। और कभी कभी बहुत, जब मैं उदास होती हूँ, परेशान होती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, नींद भी नहीं आ रही होती हो, तो मैं शॉपिंग करने चली जाती हूँ। लगता है अच्छा ठीक है, कुछ भी अपने लिए ले लो, कुछ भी अपने लिए ले लो, तो थोड़ी सी तो दैट मेक्स मी फील हैप्पी। थोड़ा सा हम आपसे बार बार बोल रहे थे कि दूसरा आपके जो लाइफ का एक हिस्सा है, आपके हस्बैंड को लेके आपने बोला कि एक काइंड ऑफ बैकबोन है, वो हमको बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। तो आपने, जब आपकी मैरिज हो रही होगी तब आपने सिलेक्ट किया होगा, क्या स्टोरी क्या है? अरे, वो मम्मी बहुत डांट रही थी कि मतलब पापा को भी और मुझे भी, कि दोनों को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फादर को भी नहीं था? फादर को भी ये लगता था कि वी यूज्ड टू डिस्कस मेडिसिन एंड सिम्टम्स एंड पेशेंट के बारे में हम बैठ करके हमेशा बातें किया करते थे। और पापा के लिए जो बेटियां होती हैं ना, बड़ी लाडली होती हैं। हाँ, तो मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं। तो बेसिकली मैं पापा के साथ बैठते थे, तो हाँ पापा, ये मेडिसिन, ये सिम्टम्स, ये मरीज, इसमें क्या करना है, इसकी बैक हिस्ट्री में जाना। और तब क्योंकि मैं सीख रही थी, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी हर डिजीज के बारे में जानने की। और अगर ये पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है तो मैं प्रॉपर सारी हिस्ट्री प्रिपेयर करती थी, देन पापा को प्रेजेंट करती थी कि पापा ये इसके सिम्टम्स है, इतने से ऐसे परेशान हो रहा है। अच्छा, एक और काम करती थी, जैसे पापा यहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठती थी, तो मैं पापा को लिखने नहीं देती थी। मुझे सीखने की इतनी जिज्ञासा थी, तो मैं, पापा आप दोनों बात करते रहना, मैं बीच में बोलूंगी नहीं, मैं लिखूंगी। तो वो जो लिखने की और सीखने की जिज्ञासा थी, उसने मुझे बहुत सिखाया, तो बड़ा मजा आता था। तो हम लोग यही सब डिस्कस करते रहते थे। अब लोग तो जानते ही हैं, 4 लोग कैसे होते हैं समाज के, कि भाई बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं, बेटी का कमाया हुआ खा रहे हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट, लेकिन मुझे लगता है वो डॉक्टर प्रियंका को फर्क नहीं डालता होगा। मुझे नहीं पड़ता था, लेकिन मम्मी डांट रही थी। मम्मी डांट रही थी तो पापा को भी सुनना पड़ रहा था, मुझे भी। तो मैंने कहा अच्छा मम्मी रुकिए, अभी सॉल्यूशन। हाँ, मुद्दे की बात तो है, उस पर बात की जा सकती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि मैट्रिमोनी डाउनलोड किया। मैंने कहा मम्मी देखिए, इसमें से जो लड़का अच्छा लगेगा आप बोलेंगे तो शादी कर लेंगे।
अच्छा, मतलब हम लोग स्क्रॉल कर ही रहे थे तो आज जो मेरे हस्बैंड है उनकी फोटो दिखी तो मैंने देखते मजाक में कह दिया, मम्मी अगर ये लड़का मिल गया तो शादी कर लूंगी। और मिल गए। मतलब हो ही गई। हो गई। तो ठीक है, मतलब नियति ने जो तय किया था, जो जैसे तय होता है वो वैसे हो जाता है। वैसे इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारी मैरिज है। बनता हुआ चला जाता है वैसे। हाँ? बनता हुआ चला जाता है। बहुत दफा जो छोटे छोटे डॉट होते हैं, जब हम बैक बिहाइंड द सीन अपनी लाइफ में देखते हैं तो वो बड़ा कनेक्ट होते हुए दिखते हैं। फिर हमको लगता है कि यार भगवान ने ना बड़ा खूबसूरत बनाया था, पुराना जो हमारा ट्रैक था, जो चीजें थी। हालांकि उस चीज पे बिल्कुल फिटेड हो पाना, तो मुद्दा ये था सिलेक्ट कैसे किया। अब तो 10 साल हो गए। हाँ। 10 साल बीत गए। और अरेंज मैरिज हुई? सिलेक्शन, हाँ, अरेंज मैरिज। बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? MBA है वो। हम भी कर रहे हैं। हाँ, तो उनका अपना बिजनेस है और जॉब भी है। तो आपका भी बिजनेस, इसका मतलब बैकएंड से वहां से मैनेज किया जा रहा है या आप सेल्फ करते हैं? हाँ, आई एम द फेस, ही इज द वन टू Manage all these ऑलवेज things, एंड हाँ। मैनेज एवरीथिंग। अब भाई मैनेजर है ही है, MBA है तो मैनेजिंग एवरीथिंग। जी। किसी भी महिला के लिए सक्सेस होने के लिए वो 3 मूल मंत्र क्या होंगे आपके हिसाब से? एकत्रित होकर के अपने थॉट्स पे बहुत ज्यादा बैलेंस करना, शिक्षा, और दूसरी ये चीज कि बहुत ही परसिस्टेंटली मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत से कभी नहीं भागना। हर रोज थोड़ा थोड़ा, हर रोज खिसक के। सफलता शॉर्ट टाइम नहीं मिलती है, हर चीज में समय लगता है। लेकिन जब कंसिस्टेंटली हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं ना, और अपना विजन बना करके, तो वो सक्सेस जरूर देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली, जैसे आपने बताया, छोटा छोटा करते रहो, हर रोज करते रहो, बट उसके बीच में एक पेशेंस आता है। जब आप हर रोज घिसते हो, काम करते हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही होती है, या वो सब पड़ाव में होते हैं, वो हम जब सफल हो जाते हैं तब हमको पता चलता है कि हम सफल उस दिन हो रहे थे, आज नहीं हो रहे हैं। तो उस पेशेंस के लिए क्या करना चाहिए? आपकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए होंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा, आप करना चाह रहे होगे, पूरे पोटेंशियल से कर रहे होगे, पूरी एनर्जी से कर रहे होगे, बट वो पेशेंस कहीं ना कहीं तोड़ दे रहा होगा बीच में, बिकॉज बहुत लंबा अरसा, मतलब एक बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना आपको पैसा कमाना है, जितना बड़ा सक्सेसफुल होना है, पेशेंस बहुत बड़ा होना चाहिए। तो उस पेशेंस को कैसे बनाया आपने? कुछ नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। बस मैंने कहा ना, अपने आप को बहुत ही एकत्रित करना है, अपने थॉट्स को, और समझना है कि आज हम जिस कंडीशन में हैं, हमसे भी ज्यादा बुरी कंडीशन बहुत सारे लोगों की है। हमारे से भी बुरी स्थिति में लोग काम कर रहे हैं। हम तो फिर भी प्रिविलेज्ड है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, शायद मेरे पिता जैसे पिता भी नहीं मिले, उनको पढ़ने का अवसर भी नहीं मिला, उनको अच्छी आसपास की लोग नहीं मिले, सराउंडिंग नहीं मिला, फैसिलिटीज नहीं मिली, इकोसिस्टम नहीं मिला। वैसा बहुत सारी चीजें आज भी समाज में क्योंकि हो रही हैं। तो हम आज जिस जगह पे हैं, इस जगह पे भी पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो मेरे एफर्ट्स हैं जो मैं आज ये कर पा रही हूँ, और ये हर महिला के जीवन में आ सकता है। आपको लगता है कि अगर आप इस ट्रैक पे चल रहे हैं और आपको आपके अकॉर्डिंग चीजें पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं, चेंज द ट्रैक। नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मार्केट से चला समय था, नहीं अपडेट किया, आईफोन ने जगह ले ली। सो यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ एवरी टाइम। You need to create few new things in your life. न्यू ट्रैक, आप नया डायरेक्शन अपना आप बना सकते हो। अरे नया भारत, डेवलपिंग स्टेज। तो जब ये सारी चीजें नई हो रही हैं, तो अब हम अपने आप को अगर सेम फेज में रखेंगे तो कैसे ही काम चलेगा? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और अगर आप नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। चेंजेस में अपने आप को बैलेंस कर लेना, चेंजेस के साथ साथ खुद में चेंज ला लेना। जब परिवर्तन हो रहा हो सिस्टम में, और तब चेंज कर लेना, आपकी जो ग्रोथ है, जो एफिशिएंसी है, वो बहुत एक्सपोनेंशियल हाई हो जाती है। मैं आपको बताऊं, जब मुझे लगता है आई एम नॉट डूइंग गुड,
मेरी ग्रोथ रुक गई है, अब मैं और क्या करूं, क्या बेटर हर रोज करने वाले के साथ में ये दिक्कत होती है। हाँ, तो ऐसा मेरे साथ बहुत उसको लगता है कि मजा नहीं आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ रुक सा रहा है। फिर मैं बहुत सारा सोचना शुरू करती हूँ कि अब मुझे और कैसे बदलाव ले आना है और कैसे बेटर करना है। फिर मैं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, तो बहुत सारे निंदक को भी सुनना और समझना पड़ता है कि अगर वो मेरी निंदा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या मुझ में वो गलती है, क्या मुझे वो सुधारने की जरूरत है। तो उन लोगों को भी अपने पास रखिए, क्योंकि वो भी आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएंगे। बहुत जरूरी है ये तो, बहुत जरूरी। वो आपको सेल्फ रिव्यू में ले जाते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में ले जाते हैं। जब वो आपसे कहेंगे आपसे नहीं होगा तो लगेगा आई कैन, वो and I मोटिवेट will let you know that। मोटिवेट करते हैं। यस, तो हर चीज को ऊर्जा से जोड़ना चाहिए, मेहनत से कभी नहीं भागना चाहिए, कंसिस्टेंटली अपने कार्य को करते रहना चाहिए। सफलता कोई लेके आपके हाथ से छीन के भाग नहीं पाएगा, मतलब मुझे तो यही समझ में आता है। ठीक बात, दो चीजें लेंगे और उसके बाद इस पॉडकास्ट को हम लगभग विराम कर देंगे। पहला तो जो आपने स्लोगन दिया, बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। हाँ, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन आया कहां से? प्रियंका गांधी जी से। उन्होंने इस स्लोगन को शी इनिशिएटेड दिस स्लोगन। एक्सक्यूट आपने किया बहुत मेहनत से। और आजकल जेनजीज का दौर चल रहा है, रील वाला दौर चल रहा है। अब जो जनरेशन है पूरी चेंज हो रही है। नेपाल में आपने देखा होगा, पूरी गवर्नमेंट जेनजीज ने बदल दी। इलेक्शन 27 का करीब है। दो चीजें, जेनजीज का इम्पैक्ट बढ़ेगा, आप इलेक्शन लड़ना चाहती हैं कि नहीं? देखिए, मैंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, मैंने पद की कभी भी इच्छा नहीं रखी। मैंने हमेशा यही कहा कि मुझे काम दे दो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पद दे दो, और हर कोई ये जानता है। मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़वाओ। मतलब असली वाला सोशल काम ये करना असली था। है, मतलब पैसा ये कमाने के लिए नहीं गया पॉलिटिक्स में। पैसा कौन कमाता है पॉलिटिक्स में? हाँ, आजकल लोग कमा रहे हैं। अरे भैया, ये कहने की बातें हैं। जो पॉलिटिक्स में नहीं है उसको सबको यही लगता या है महाराज जी कमाने नहीं दे रहे हैं। कि देखिए, मैं आपको बताऊं, लोगों को ये लगता है, लोगों, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल हाँ, देती हूँ। डॉक्टर बनके जो अपनी फीस से, अपनी मेहनत से कमा रहा है, वो लुटेरा डॉक्टर हो जाता है। लेकिन हर गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बड़ा अस्पताल खोल ले। क्यों? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? कोरिलेट करने वाली बात है कि अगर आप किसी की क्लिनिक में जा रहे हैं तो वो लूट रहा है, अपना है तो बढ़िया है। लेकिन हम अपने बेटा बेटी को नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं और ये सपना रख रहे हैं कि कल को एमबीबीएस डॉक्टर बने, बड़ा अस्पताल खोले, खूब नाम करेगा, खूब पैसा कमाएगा, छोटे से बड़ा अस्पताल होता जाएगा। करता है ना व्यक्ति। ये आदमी की अपने स्वार्थ के लिए ये थिंकिंग होती है। पॉलिटिक्स भी कुछ ऐसी ही है। जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको लगता है कि अगर मैडम के पास अपनी गाड़ी है, अपना घर है, तो ये सब हम ही, मेरी ही दे। बड़े पहिया की गाड़ी है। तो देखिए, ये हमारी अपनी कंसिस्टेंटली जो लोग राजनीति में, उनको पता है पूरा पूरा जीवन बीत जाता है। हम लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, तमाम योजनाएं हैं। अब जैसे हम विमेन कमीशन की मेंबर हैं, तो मेरे पास, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो इतने केसेस मेरे पास आते हैं। डेली बैठ करके उनकी पूरी पीड़ा को सुनना, उनके एप्लीकेशंस बनवाना, उनके संबंध जारी करवाना, उनके केसेस में उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए किसी भी जिले के जिला अधिकारी से बात करना, उनके लिए इतना आउटपुट, इतना एफर्ट्स डालना। आप समझो, अपने सारे बिजी स्केड्यूल के बाद भी अगर हम ये कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या है? थैंकलेस जॉब, थैंक्सलेस जॉब है ऑफ कोर्स। और तभी आपको दुखी करती है, तब ये मतलब मुझे दुखी करती है कि मैं सुबह से लेकर रात तक मरीज भी देख के सेवा कर रही हूँ, जो मेरे पास ये पीड़िताएं आ रही, उनकी बात भी सुन रही हूँ, ये थाना वो थाना, यहाँ वहाँ सब जगह बात भी कर रही हूँ। फिर भी लोग कहते हैं कि क्या कर रही हैं ये? अरे बहुत करती हैं, फोटो डाल देंगी, रील डाल देंगी। डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो सच में पीड़िता है उनको पता लगे। मैं आपको बताऊं, अभी ये 2 दिन पहले का मामला है। यही नरही, जो हजरतगंज के पास पड़ता है, नरही एक क्षेत्र है, वहां पे एक महिला 15 दिन से जमीन पे पड़ी हुई थी। शी वॉज मेंटली डिसेबल्ड और नो वन इज देयर टू लुक आफ्टर हर। पीपल वर कंप्लेनिंग कि हमने हर थाने पे फोन कर लिया, इनको उनको सब कुछ कर लिया, बट कोई मदद करने नहीं आया।
दैनिक भास्कर के पत्रकार थे, उनका मेरे पास फोन आया, उनके द्वारा मुझे उसकी सूचना मिली और आधे घंटे के अंदर मैं उस स्थान पे पहुंची। मैंने देखा उस महिला की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने आस्क्ड हर कि आप मेरे साथ चलो, हम आपको ठीक जगह पे ले चलेंगे, आपके मेडिकल को करवाएंगे और साथ ही साथ में आपको कपड़ा लत्ता खाना भोजन सब देंगे। मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग ऐसे ऐसे करके और चीखने लगी कि मुझे नहीं जाना, नहीं करना। मतलब शी वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। खड़ी नहीं हो पा रही थी अपने पैरों पे, इतनी दयनीय स्थिति में थी। उसको उठा करके हम लोगों ने गाड़ी में रखा। तो मतलब ऐसी ऐसी स्थिति में जब हमारे पास कॉल्स आती है ना, मैं कितना भी बिजी रहती हूँ, मैं उठ के जाती हूँ कि एक वो छोटा सा किया हुआ कार्य अन्य लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून टच कर जाता है कहीं ना कहीं, बिकॉज बहुत तकलीफ होती है देखकर। जो इमोशनल जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं मैंने उसकी वीडियोस देखी थी, मुझे हाँ। वीडियोस भेजी गई थी। आई हैव सीन हर, बहुत सारी मक्खियां लग रही हैं, खाने को नहीं है, आधे कपड़े पहन करके वो महिला बेचारी लेटी हुई है। तो लोगों के भी बड़े सारे वीडियो आ गए कि कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। मेरे पास जैसे ही आया मैं आधे घंटे में पहुंच गई। ये इनिशिएटिव कोई भी ले सकता है, हर कोई ले सकता है, और एक बार इस तरीके का कार्य करके देखिए, बहुत सुकून मिलता है। और ये ना बड़ा अच्छा होता है हार्ट के लिए। आजकल दिल की बीमारियां बहुत हो रही है ना, अटैक्स बहुत हो रहे हैं ना। जब अच्छा काम करेंगे लास्ट में वही चिल्ड करता है। जब अच्छा काम करेंगे ना तो आपका हार्ट का पंपिंग अच्छा रहेगा, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है जिसकी आप मदद करने जा रहे हैं, तो वो सुकून बहुत हेल्प करता है। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। मैं एक दिन मिली थी हमारी गवर्नर साहिबा आनंदी बहन से, तो शी इज सो पोलाइट, सो हम्बल, सो टचिंग काइंड ऑफ फीमेल आई वुड से। हम लोग सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के लिए उनके पास गए हुए थे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बच्चियों को लेकर के। और क्योंकि मैं विमेन कमीशन की मेंबर हूँ तो तमाम विजिट्स मैं करते रहती हूँ कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में। तो मैंने मैडम के सामने एक प्रपोजल रखा कि ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं वो बच्चियां, जो कस्तूरबा गांधी में अपनी एजुकेशन को ले रही होती हैं। सरकार के द्वारा उनका रहना खाना कपड़ा लत्ता सब कुछ फ्री होता है और अच्छी सुविधाओं में रहते हैं वो। तो मैंने मैडम से एक प्रपोजल रखा कि मैडम इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा है, अगर हम इनको एक एक्सपोजर ट्रिप दें तो ये घर से अपने कस्तूरबा गांधी से बाहर निकलेंगी, ये दुनिया को देख पाएंगी, समझ पाएंगी, और इनके लिए भी बहुत कुछ सीखने का एक पॉइंट, टर्न पॉइंट होगा। एग्जैक्टली कि एक पिक्चर है उनकी बाउंड्रीज हैं, उन्होंने जितना देखा है। जब आप बहुत कुछ देखते हो ना तो आपका जीने का मन करता है और एक्सप्लोर करना। हाँ एग्जैक्टली। और जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये बाउंड्री यहाँ तक नहीं है, बाउंड्री लिमिटलेस है, इसके बाहर भी बहुत कुछ है। She took my words positively. कानून बना के पारित कर दिया। उन बेटियों को मैं बताऊं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय 748 हैं यूपी में, और प्रत्येक विद्यालय को 1,72,000 का फंड मिला। वो बच्चियां घूम के आई। एक ट्रिप उन सारी बच्चियों का हो चुका है। जब मुझे ये पता नहीं था कि जब ट्रिप हो गया ना, फ्रॉम समवेयर आई गॉट द न्यूज कि मैडम ने इसको पारित करवा दिया है, और वो सेम लैंग्वेज मेरी इस्तेमाल की गई थी उस पत्र में, एक्सपोजर ट्रिप, जो मैंने मैडम के सामने रखा था। तो आई फेल्ट सो गुड कि उन बच्चों को नहीं पता होगा कि किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसने मुझे जो खुशी दी है ना, वो जितनी भी बेटियां हैं वो मेरी अपनी बेटी की तरह हैं, और उनको जो खुशी मिली है, जो वो सीख पाएंगी, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगी, हर क्षेत्र में अपने आप को कैसे उनको एक्सप्लोर करना है वो कर पाएंगी। तो वो सारी चीजों का जो उनको अवसर मिला, वो बड़ा ही खुशी करने के लिए वो जज्बा पैदा कर दिया आपने। अब वो लड़ लेंगे। अब वही चीज हो गई कि कॉन्फिडेंस, इंस्पिरेशन, ये वहीं से आता है। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं के हक अधिकार की बात कर सकती हूँ और दिलवा भी सकती हूँ। क्या बात है। इलेक्शन वाले पॉइंट पे 27 करीब है, इलेक्शन लड़ना? पार्टी बोलेगी बिल्कुल लड़ेंगे। कहां से? जहां से पार्टी आदेश करेगी। तैयारी चल रही है, इसका मतलब? तैयारी देखिए, माइंड से तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और अगर मुझे मौका मिला एकदम दमखम से लड़ेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट मिल जाए, कहीं से भी लड़ जाएंगे। आई एम रेडी। आई हैव मेड माई डैट फेस वैल्यू बाय माई वर्क। पीपल लव्स मी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द डिजर्विंग वन, और वो भी तब जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो सौगात है वो दे दी है महिलाओं को, 33% आरक्षण, जिससे वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके लोकसभा में, विधानसभा में, और इस देश की महिलाओं का नेतृत्व कर सके। तो व्हाई नॉट मी, आई एम रेडी। ठीक है भैया, तो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, कैसे ये सक्सेस हुए, हमने इस चीज को जाना, समझा, बड़े करीब से कनेक्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं यार कि जो भी आज देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उन्होंने भी काफी कुछ कनेक्ट किया होगा। जो इन्होंने कहानी बताई, जो स्टोरी बताई, उसमें किसी एक हिस्से में आप अभी आज फंसे होंगे। आपके जीवन में भी एक वो पड़ाव चल रहा होगा जो आपको हो सकता है आपको हेल्प करेगा कि यार जब उनके लाइफ में ऐसा था तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज जज्बा पैदा करना अपने आप में बड़ा आसान नहीं होता है, वो बड़ा मुश्किल से आता है। हिम्मत जो बांधनी होती है ना, वो बड़ी मशक्कत से आती है। तो थैंक यू टू यू मैम, थैंक यू हमारे व्यूवर्स के लिए इतनी अच्छी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन शेयर करने के लिए। बिकॉज इस तरह की स्टोरी काफी कुछ मिरेकल्स पैदा करती हैं, और मैं करीब 200-300 पॉडकास्ट अभी तक रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो मुझे लगता है कि एक टॉप 5 में से कोई एक पॉडकास्ट रहा होगा। आई विश द सेम। सो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।